हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना। स्वागत करती हूं आपका 360 अकेडमी पर। इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो टुडे आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। तो अभी तक हमने ये जान लिया कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था पूरी बायोलॉजी का। अब हम ये जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या है बायोलॉजी में। ठीक है, तो बायोलॉजी में जो हमें पढ़ना होता है, ये हमारी रही बायो की दो ब्रांचेस थी, प्लांट थे, एनिमल थे। ठीक है, एक थे प्लांट, एक है एनिमल। तो इन सभी में जो बेसिक हमारे जीवन के जो ज़रूरी फंक्शंस होते हैं, दोनों में परफॉर्म किए जाते हैं। तो हम जो अब डे बाय डे जो पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनका स्ट्रक्चर, इनका जो बनते कैसे हैं ये। तो ये जो बनते हैं, ये बनते हैं सेल से। इनकी बॉडी किससे बनी होती है? सेल की बनी होती है, कोशिकाओं की बनी होती है, सभी की बॉडी। तो हम सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में कोशिका को पूरा ही कवर करेंगे। कोशिका को इसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, किसने खोजा था, क्या फंक्शंस होते हैं, टोटल मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। इसके बाद में जो हमारी बॉडी जो है बनती है, जो सेल्स है, सेल जो होती है बॉडी की ईंटें होती हैं। मान लीजिए जैसे कि बिल्डिंग के लिए ईंटें नेसेसरी हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए सेल्स है, छोटा बहुत बेसिक यूनिट है। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में ले लें। तो अभी जो है ये जो सेल्स है, ये जो बहुत सारी सेल्स होती है ना, कई सेल्स का ग्रुप मिल करके एक बनाता है ऊतक। जो नेक्स्ट टर्म आती है हमारी, वो होती है ऊतक, यानी कि टिश्यूज़। तो ये जो होते हैं टिश्यूज़, जो होते हैं हमारे एनिमल बॉडी में, सबसे पहले होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। क्या होते हैं? एपिथेलियल। और सेकंड होता है संयोजी ऊतक। थर्ड होता है, तो ये हमारे जितने थे संयोजी ऊतक थे। अभी हाँ, एक बचा है रक्त हमारा। तो रक्त जो होता है, यानी कि ब्लड होता है, रेड कलर का होता है, ये हम जानते हैं। ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में पहली चीज़ तो होती है हमारी प्लाज्मा। अच्छा, इसको बहुत आसान तरीके से याद करने का ये है, आप शिकंजी बनाने बैठ जाइए। शिकंजी आपने जो होते ना, क्या कहते हैं, शरबत, उसमें क्या क्या डालते हैं? सबसे पहले पानी लेंगे आप, ठीक है, वो मान लीजिए आपका प्लाज्मा है। फिर उसमें आपने क्या डाला? चीनी डाली, वो मान लीजिए आपकी RBC है। ठीक, फिर आपने नींबू डाला, WBC डाल दिया। और फिर लास्ट में आपने क्या डाल दिया? नमक भी तो थोड़ा सा डाला, तो हमने प्लेटलेट्स भी मिला दी। देखिए, इसमें क्या होता है, हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कौन सी चीज़ किस में मिली होती है। सबसे पहले हमको देखना ये है कि प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड बेस होता है। जो हमारा खून बह रहा है ना, तरल है, लिक्विड है, वो लिक्विड इसलिए है क्योंकि वो प्लाज्मा है। और जो RBC है, WBC, RBC मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स, ये रेड कलर की होती हैं, तो इसलिए ब्लड का कलर भी रेड होता है, हीमोग्लोबिन होता है इसमें। और WBC जो होती है, इनकी वजह से जो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये अगर ना हो तो हमारी क्षमताएं कम हो जाएगी, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। और जो हमारी प्लेटलेट्स होती है, इनका काम क्या होता है, हमें चोट लग गई या हमारा ब्लड बह गया किसी तरह से, तो वो क्या होता है, जैसे चोट लगी तो उस चोट पे थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो वो क्लॉटिंग क्यों होती है? क्योंकि ये प्लेटलेट्स वहाँ थी। जहाँ प्लेटलेट्स का अभाव होता है, वहाँ थक्का नहीं जम जाता। थक्का जमने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि अगर आपका थक्का नहीं जमा, कटने के बाद बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, आपका चोट लगी और ब्लड बहता ही जा रहा है, तो बॉडी में सारा ही ब्लड निकल जाएगा, आप वीक हो जाओगे। तो इसलिए जो है ब्लड का कंपोजिशन फ़िलहाल इतना ही ले लेते हैं, क्योंकि इसको हमें नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझना है। अब हम देखते हैं हमारा पेशी ऊतक रह गया। तो जो पेशी ऊतक होते हैं, इधर ले लीजिए, इसको रब कर देती हूँ, मिट जाएगा सब पूरा। पेशी ऊतक जो हमारे होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। पेशी ऊतक हमारे दो तरह के हैं। पहला है रेखित पेशी ऊतक, रेखित पेशी ऊतक, एंड सेकेंड इज अरेखित पेशी ऊतक। अरेखित पेशी ऊतक, इसको जल्दी से थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। रेखित पेशी ऊतक जो होते हैं, ये होते हैं हमारे ऐच्छिक पेशी ऊतक भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम ऐच्छिक पेशी भी बोलते हैं। ये है हमारी ऐच्छिक
दोनों ही नामों से एग्जाम में आ जाता है, ऐच्छिक और ये है अनैच्छिक। अनैच्छिक पेशी ऊतक, कभी नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरेखित, अनैच्छिक, रेखित, ऐच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक समझा देती हूँ आपको। ये जो होते हैं रेखित पेशी ऊतक, ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं हमारी ये जो हाथ की मसल्स होती हैं, पैर की होती हैं, या जितनी मसल्स हमारे कंट्रोल में हैं, यानी कि हमने चाहा तो हम दौड़ेंगे चलेंगे, हमारी मसल्स काम करेंगी, हमने चाहा तो हम लिखेंगे, हमारी ये मसल्स काम करेंगी, वो मेरे ऑर्डर में है, ब्रेन के ऑर्डर में है। लेकिन जो अरेखित यानी कि अनैच्छिक है, ये मेरा कहना नहीं मानते। ये क्या करते हैं, हमने खाना खा लिया, ठीक है, हमने जो खाना खा लिया वो खाना अंदर गया, उसके बाद हम नहीं चाह रहे, अरे हमने गलत खा लिया, हम उसको पचाना नहीं चाह रहे, मगर उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, वो इनका कंट्रोल है, अनैच्छिक, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में, हमारी आंखों में पलकें झपकती हैं, या हमारे बॉडी में जो भी अनकंट्रोल्ड है, जिसका हमारा कंट्रोल नहीं है, वो होते हैं हमारे सारे अनैच्छिक पेशी ऊतक। ठीक है, तो इनका भी डिटेल स्टडी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अभी जो है, अच्छा एक और, हृदय जो होता है हमारा, हृदय एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। हार्ट जो होता है वो जो उसकी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो होती हैं ये वाली, रेखित वाली, क्योंकि रेखित मजबूत बनाना है हृदय को, मजबूती इन्हीं में है, मजबूत यही ज़्यादा है, तो मजबूती जो है वो हार्ट की सेल्स जो होती हैं वो होती हैं रेखित पेशी ऊतक की। मगर हार्ट हमारा कहना नहीं मानता, वो अपना पंप करने का काम करता रहता है, तो काम वो ऐसा करता है लेकिन बना वो ऐसा है, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आता है कि हृदय की जो कोशिकाएं होती हैं वो किसकी बनी होती है, किस प्रकार के पेशी ऊतक की, तो आपको लिखना होगा रेखित पेशी ऊतक, लेकिन वो किसकी तरह काम कर रही है, काम कर रही है अरेखित की तरह। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, हृदय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इस मामले में। अब जो हमारा एक लास्ट बचता है नर्वस टिश्यू, यानी कि हमारी जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका टिश्यूज़ होते हैं, उनका काम क्या होता है। देखिए, जब हम मान लीजिए आपका हाथ आग में टच हो जाए, आपको नहीं पता, तवा रखा है, काला काला है, वो जल रहा है, गर्म है, आपने टच कर लिया, तो क्या आप सोचेंगे कि हाथ हटाना है कि नहीं हटाना है वहाँ से? नहीं सोचना पड़ता है ना। तो वो काम कौन करता है, वो ये वाली कोशिकाएं करती हैं। आपका पैर अचानक कांटे पे पड़ गया चलते चलते, तो आप क्या सोचेंगे पैर हटाएं कि ना हटाएं? नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो सोचने का काम इन्होंने करवाया। ये बहुत फास्ट एक्शन में काम करती है। आपका पैर पे पड़ा, यहाँ से सूचना गई, ब्रेन में गई, ब्रेन ने तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन भेज दिया कि जो है पैर को हटाइए। इसके लिए ब्रेन का दूसरा पार्ट जो सोचने का काम करता है वो नहीं करता काम। ठीक है, तो ये हम आपका नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरह से इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इतना हमारा जो है हो गया ऊतकों के बारे में, एक लाइट एनालिसिस हो गई इसकी। अब हम देखते हैं जो हमारी, जो हमने ये जान लिया कोशिकाओं से ऊतक कैसे बने, अब हम नेक्स्ट जानेंगे ऊतकों से हमारा अंग कैसे बनता है। ऊतक जो होते हैं, कई ऊतक मिल करके हमारा क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। जैसे कि हमारा एक अंग हाथ है, तो इसमें कौन कौन से ऊतक हमारे लगे, हमारी हड्डियां भी लगी हुई हैं, यानी कि हमारे जो है अस्थि ऊतक भी लगा, और जो हमारे ऊपर से मसल्स कवर्ड है यानी कि पेशी ऊतक भी लगा। तो जो कई सारे ऊतक मिल करके क्या बना देते हैं, एक अंग बना देते हैं। और जो अंग होते हैं वो सारे जो अंग, बहुत सारे अंग मिल करके हमारा क्या बना देते हैं, पूरा एक अंग तंत्र बनाते हैं। ये बनाते हैं पूरा एक सिस्टम, तंत्र बनाते हैं, और इस अंग तंत्रों को मिला के पूरा बन जाता है हमारा शरीर की रचना होती है। अब हम ये देख लेते हैं हमें इस अंग तंत्र में क्या क्या, कौन कौन से तंत्र अपने समझने पड़ेंगे आगे चल के। तो हमें कौन कौन से अंग तंत्र हमें समझने हैं, ये देख लीजिए। सबसे पहले तो हमने जो सबसे नेसेसरी चीज़ है, सांस लेना, बिना सांस लिए वी कांट लिव। तो पहला हमारा आता है श्वसन तंत्र। क्या होता है हमारा श्वसन तंत्र। सेकंड, इसके बारे में हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो ब्रीदिंग और सांस में क्या डिफरेंस होता है, जो हमारा पूरा रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है, ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ, बाकी हम सिस्टम में आगे समझेंगे। देखिए, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आती है ब्रीदिंग, यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेना और निकालना, ब्रीदिंग होती है। सिर्फ अंदर ऑक्सीजन लेना और निकालना इज ब्रीदिंग। मगर जो इसका पूरा रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, वो कोशिका में होता है, वो होता है हमारा रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर,
ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में यही मेन अंतर रह जाता है कि हम सांस लेते हैं निकालते हैं, दैट इज़ ब्रीदिंग, और जो हमारा पूरा रेस्पिरेशन यानी कि जो सेल्स में मौजूद था ग्लूकोज, उसका ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, वो सब हम इस पूरे रेस्पिरेशन में जब पढ़ेंगे तब समझेंगे इसको। तो अभी हम नेक्स्ट सिस्टम ले लेते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। नेक्स्ट हमारा है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो हम खाना खाते हैं वो पचता है, वो फीसेस में कन्वर्ट होता है, आफ्टर दैट रिलीज़ हो जाता है। तो जो खाना खाया था हमने माउथ से लिया था, माउथ में हमारे एक विशेष एंजाइम होता है, उसको कहते हैं टाइलिन एंजाइम। हमारे माउथ में सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से, एक क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाचन शुरू कहाँ से होता है। तो पाचन हमारा मुंह में ही शुरू हो जाता है, बक्कल कैविटी मुंह को बोलते हैं, तो बक्कल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, हमारा एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, टाइलिन होता है, जो कि खाने को यहीं आपका लगभग 50% पचा देता है। क्योंकि अगर आपने अच्छी तरह से, जैसे बाबा रामदेव कहते हैं ना कि 30 से 32 बार चबाइए, वो इसीलिए कहते हैं कि टाइलिन जब आपके खाने में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाता है, आपकी जो आपने एक बाइट ली थी, तो वो क्या करता है, उसको पूरी तरह से टाइलिन मिक्सअप होने के बाद खाना लगभग पच चुका है। अब हमारा जो स्टमक है उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये पूरा सिस्टम है, पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उसको पूरा हार्मोन, ये एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, उनको कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे हम उसको स्वांगीकरण करते हैं उस खाने का, वो सब हम इस चैप्टर में आगे समझेंगे। अभी जो है पाचन तंत्र हो गया हमारा, श्वसन हो गया, अब आता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र अगला होता है परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र, तो जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, खाना खाया था, उसके बाद में वो फीसेस में कन्वर्ट हुआ, यूरिन में कन्वर्ट हुआ, उसको हमने रिलीज़ किया, वो होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन में और भी चीज़ें हमारे रिलीज़ हो, जैसे कि हमारा पसीना बहता है, तो वो पसीना भी, यानी कि जो हमारे बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल्स है, कुछ भी बनने के बाद में कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनता है। खाने को खाया, पचाया, हमने एनर्जी ले ली, बट कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं जिनको रिलीज़ करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज़ स्टडी अब अंडर द आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो होता है इसमें तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। परिवहन तंत्र, परिवहन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। परिवहन जो होता है वो हमारा जो पूरा सिस्टम ही चलता है, परिवहन सिस्टम जो होता है, बसें चलती हैं, ट्रेन चलती हैं, वो क्यों चलती हैं, क्योंकि हमें माल इधर से उधर पहुंचाना रहता है, प्लस पीपल्स को भी इधर से उधर पहुंचाना होता है, तो वो होता है हमारा परिवहन। अब इस बॉडी में परिवहन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमने खाना खा लिया, आंतों ने बचा लिया, वहाँ ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया, मगर वो ग्लूकोज जो है एनर्जी हर बॉडी की सेल, जितनी भी सेल्स है सबको चाहिए। तो जो ब्लड होता है और जो इसमें परिवहन तंत्र में जो भी हमारा ब्लड ही आता है, तो इसका कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे कहाँ से कौन सी चीज़ जाती है, आती है, आ जाता है, वो होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। इसके बाद हमारा होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको कहते हैं, चलिए मुझे याद नहीं आ रहा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो हमारा है परिवहन समझ लिया हमने। तंत्रिका तंत्र जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रिफ्लेक्स एक्शन के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर कांटा चुभ जाए या हमें मान लीजिए हम कट गए हैं और हमारा खून बह रहा है, तो अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेगा, ब्रेन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेगा कि आप कट चुके हो, आपको दर्द होना चाहिए, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है खून बहता जाएगा और हो सकता है हमारी डेथ भी हो जाए। तो इसलिए तंत्रिका तंत्र का काम होता है सारी सूचनाओं को ब्रेन तक पहुँचाना, ताकि ब्रेन सही एक्शन लेकर के अपना काम करे, बॉडी की सेफ्टी पर ध्यान दे। तो ये होता है हमारा तंत्रिका तंत्र का। इसकी हम डिटेल में एनालिसिस नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो होता है हमारा प्रजनन तंत्र। अब याद आया, प्रजनन तंत्र जो होता है, यानी कि ये जो है ये इस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए हम हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति का निर्माण हो चुका है, एक ही इंसान है दुनिया में, और वो एक ही इंसान, उसका आगे कोई प्रोजनी नहीं है या उसके आगे कोई बच्चे नहीं हैं, तो क्या होगा, वहीं से धरती खत्म, लाइफ खत्म। तो इसलिए जो है इस लाइफ सिस्टम को चलाने के लिए, क्योंकि हम ये जानते हैं प्रत्येक मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो, एक डेफिनेट लाइफ स्पान होता है। लाइफ स्पान मीन्स जो हमारा बर्थ से लेकर के डेथ तक, नेचुरल डेथ नॉट एक्सीडेंटल, तो जो हमारा बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का टाइम होता है, टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड के बाद एक ना एक दिन हम हर किसी को खत्म होना ही है, डेथ होनी है। तो उसको हम कैसे, प्रकृति कैसे कंटिन्यू रख सकती है, कैसे अपनी जो ये अर्थ सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, इसको मेंटेन रख सकती है। देखिए हर एक प्रजाति, हर एक जाति, जितने भी जीव जंतु हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस में रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।
तो उसके लिए हमारा जो प्रकृति ने दिया वो दिया क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हर एक जीव में ये क्षमता होती है कि वो अपने जैसी जीव को उत्पन्न कर सके। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह से समझेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है हार्मोनल सिस्टम यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, तो जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है यानी कि अंतःस्रावी तंत्र, ये क्या करता है, डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करता है ताकि बॉडी हमारी अच्छी तरह से फंक्शन कर सके। तो हमारे जो शरीर में होती है कई ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, लिवर भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और थायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं जैसे कि एक बहुत ही इनकी कमी हो जाती है, अगर हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ क्रिएट हो जाती हैं बॉडी में। तो जैसे मुझे हाइपरथायराइड है, बहुत सारे लोगों को हाइपोथायराइड होता है। तो ये किस लिए होता है, क्यों होता है, किस चीज़ की कमी से होते हैं, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो है हमारे इतने सिस्टम हो गए, अगर कोई बच गया हो तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जो है अब हम ये जान लेते हैं कि ये जो प्लांट्स हमारे रह गए, हमने एनिमल्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, प्लांट्स का सेल स्ट्रक्चर, प्लांट्स का टिश्यू सिस्टम, और प्लांट्स के जो होते हैं, प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ठीक है। तो प्लांट्स के जो हार्मोन्स होते हैं इनको भी हम नेक्स्ट प्लांट्स के चैप्टर में अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और अगर आज का मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के लाइक से। तो थैंक यू।